हेलो दोस्तों, मैं नीरज राय आज आपको हिंदी में विशेषण पढ़ाने जा रहा हूँ। ये हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं इस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। विशेषकर समीक्षा अधिकारी में तो ये अतिशय महत्वपूर्ण है, क्योंकि समीक्षा अधिकारी के प्री में विशेषण के 10 प्रश्न आते हैं और मेंस में 6 प्रश्न आते हैं। समीक्षा अधिकारी में इंटरव्यू नहीं है, तो मेंस के जो 6 प्रश्न हैं वो 12 नंबर के होते हैं। अब यदि आप कल्पना करें कि एक प्रश्न भी आपसे गलत होता है तो 2 नंबर आपका कम हो जाएगा, और फाइनल सिलेक्शन की परीक्षा में 2 नंबर का कम होना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वैसे ही SSSC जो अधीनस्थ सेवा बोर्ड है लखनऊ, वो जितनी भी परीक्षाएं लेता है, लेखपाल हो, कानगो हो, सेक्रेटरी हो, जो भी परीक्षा लेता है, उसमें मैंने देखा है 3 से लेकर 8 प्रश्न तक विशेषण पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त दरोगा में, टेट में और सुपर टेट में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये अतिशय महत्वपूर्ण चैप्टर है। लेकिन अब समस्या क्या है इसके साथ पढ़ने में, कि जब हम विशेष्य और विशेषण को पढ़ते हैं तो केवल हम इसी चैप्टर को पढ़ते हैं, और परिभाषा कहती है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। अब परिभाषा कह रही है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण करते हैं। तो जब हम संज्ञा को नहीं जानेंगे, सर्वनाम को नहीं अच्छे से जानेंगे, तब तक विशेषण हमारी पकड़ में कैसे आएगा? यही हमारे लिए समस्या होती है। अब 4 प्रकार का विशेषण है: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। 3 प्रकार का विशेषण तो बहुत आसानी से हो जाता है, कोई समस्या नहीं होती है, चाहे वो छोटा पूछे चाहे बड़ा वाक्य पूछे। मैं पढ़ाऊंगा अभी, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जब सर्वनामिक विशेषण पूछता है तो हमेशा बच्चों से गलती होती है। हमेशा मैं देख रहा हूं कि बच्चे इसको नहीं कर पा रहे हैं। आपको जब आप यहाँ आएंगे तो इसे खोल करके बहुत स्पष्ट पढ़ने का प्रयास करिएगा। थोड़ा सा इसके विषय में मैं बता दूं, फिर मैं शुरू से पढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा। ठीक है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है पहले आप ये जानें। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। ये छोटी सी परिभाषा है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन मुंबई से आया, वह बारात गया हुआ है। अब मोहन एक संज्ञा है, मोहन बंबई से आया, वह बारात गया हुआ है। जो ये वह सर्वनाम लगा हुआ है, यह मोहन संज्ञा के स्थान पर लगा हुआ है, इसलिए सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान पर। लेकिन सर्वनामिक विशेषण क्या है? जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आ जाए वह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लग जाएगा वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। एक वाक्य से इसे जानने का प्रयास करते हैं। घंटी बजी, कोई आया है। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां पर कोई, ये जो कोई शब्द मैं लिखा हूं ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों। घंटी बजी, कोई आया है, यहां पर कोई शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। लेकिन इसी वाक्य को मैं घंटी बजी कोई लड़का आया है। घंटी बजी, कोई लड़का आया है। यहां देखें, घंटी बजी, कोई आया है, यहां पर यह क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। और घंटी बजी, कोई लड़का आया है, लड़का से पहले यह सर्वनाम जुट गया। लड़का संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। और जब ही संज्ञा से पहले सर्वनाम आ गया यह सर्वनामिक विशेषण हो गया। बात स्पष्ट है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब परिभाषा की और गूढ़ता में चलते हैं कि और स्पष्ट कैसे होगा। जब कह रहा है कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है तो उस सर्वनाम को हटा करके हम संज्ञा लिख सकते हैं। बिल्कुल, जैसे घंटी बजी, कोई आया है। अब ये कोई जो है संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हुआ है, तो यहां पर कोई संज्ञा लिखी जा सकती है। अगर यहां पे मैं लिख सकता हूं घंटी बजी, मोहन आया है। घंटी बजी, मोहन आया है। लेकिन जब ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा तो इसके स्थान पर आप नहीं लिख सकते हैं। आप ये नहीं लिख सकते हैं कि घंटी बजी, मोहन लड़का आया है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। यहां आप कर सकते हैं कि घंटी बजी, मोहन आया है, क्योंकि कोई शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर है, इसलिए सर्वनाम है। यहां पर कोई शब्द जो है संज्ञा से पहले है, इसलिए यह विशेषण है। बिल्कुल स्पष्ट हुई बात। अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा और। जैसे
समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा हुआ था, उस पे आप देखिएगा। वह आदमी जो कल आपके यहां आया था, वह आदमी जो कल आपके यहां आया था बड़ा ठग है, बड़ा ठग है। वह आदमी जो कल आपके यहां आया था बड़ा ठग है। अब ये वाक्य दे दिया और पूछा गया था समीक्षा अधिकारी में कि इसमें कितने विशेषण हैं। अब देखिए, वह आदमी जो कल आपके घर आया था, वह आदमी, यह वह जो लगा है किसके पहले लगा है? आदमी के पहले लगा है। तो आदमी एक संज्ञा है, इसलिए वह क्या हो गया? एक विशेषण हो गया, सर्वनामिक विशेषण हो गया। जो कल किसके विषय में बता रहा है? वह आदमी के, इसी के विषय में, तो यह भी विशेषण हो गया, जो भी विशेषण हो गया। आपके यहां, यह भी विशेषण हो गया, आपके यहां आया था बड़ा ठग है, यह गुणवाचक विशेषण हो गया। तो 1 2 3 4, इसमें 4 विशेषण हो गए। और स्पष्ट से समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा इसको कि ये कैसे विशेषण हुआ, कैसे दूसरे में नहीं होता है। जैसे एक वाक्य में और लिख दे रहा हूं और आपको स्पष्ट समझ में आएगा। नौकर आया है, नौकर आया है, वह बाहर खड़ा है। नौकर आया है, वह बाहर खड़ा है। नौकर आया है, वह बाहर खड़ा है। इसको बताने पे मैं जोर क्यों दे रहा हूं इस पे? क्योंकि जब कभी आप देखेंगे कि 4 वाक्य पूछता है और पूछता है कि किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, मान लीजिए यह वाक्य दे देता और पूछता ऐसे ही करके 4 वाक्य, तो जब इस वाक्य को आप पढ़ते कि नौकर आया है, वह बाहर खड़ा है, तो आपको एक पल के लिए लगता कि जैसे वह आदमी वह विशेषण था, वैसे यहां भी वह हो सकता है विशेषण है, और आप गलती कर जाते यहां पे। लेकिन यहां समझने का प्रयास करिएगा। नौकर आया है, वह बाहर खड़ा है, नौकर संज्ञा के स्थान पर वह प्रयोग हुआ है, इसलिए यह सर्वनाम है, विशेषण नहीं है। ठीक है, नौकर संज्ञा के स्थान पर वह प्रयोग हुआ है, इसलिए सर्वनाम है, विशेषण नहीं है। लेकिन यदि इसी को मैं वह नौकर आया है लिख दूं तो यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि नौकर संज्ञा से पहले वह आया है, इसलिए सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। दोस्तों, ये पहले आपको सर्वनाम बताने के बाद ही ये चीज़ें स्पष्ट से बताई जा सकती हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा इंडिकेट किया हूं कि आप इसको जानने का प्रयास करें कि हमको थोड़ा डीप पढ़ना है अपने 1 या 2 प्रश्न को बचाने के लिए। चलिए अब शुरू से हम लेकर चलते हैं विशेष्य और विशेषण। विशेषण की जो एक सर्वमान्य और आसान परिभाषा है वो ये है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, कितनी सामान्य सी परिभाषा है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताए? विशेषता, उसे हम कहते हैं विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम कहते हैं विशेषण। ठीक है, और विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेष्य। उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। उदाहरण से हम समझे, यह गाय काली है, यह गाय काली है। ठीक है,
अब यहां देखें दोस्त, गाय को काली कहा गया है। क्या कहा गया है? काली कहा गया है। तो काली एक गाय का क्या हो गया? विशेषण हो गया, मतलब उसकी एक विशेषता हो गई। तो काला रंग जो है यहां पर विशेषण लगा हुआ है कि यह गाय काली है, तो यह काली क्या हो गया? विशेषण। अब यह विशेषण जो है किसकी विशेषता बतला रहा है? गाय की बतला रहा है। तो गाय यहां पर क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगा। गाय क्या हो जाएगी? विशेष्य हो जाएगा। यह गाय काली है, ठीक है। वैसे ही मैं कह दूं लाल कपड़ा, लाल कपड़ा, तो लाल रंग किसकी विशेषता बता रहा है? कपड़े की। तो यहां लाल विशेषण हो जाएगा और कपड़ा विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। एक बार समीक्षा अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है कि विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है। चलिए, एक परिभाषा हो गई, फिर से इसको एक बार और कहते रहे, फिर दूसरी परिभाषा पे चलते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसे विशेषण कहते हैं, और विशेषण जिसकी विशेषता बतलाता है उसे हम विशेष्य कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूं बड़ा घर, तो बड़ा विशेषण हो जाएगा और घर इसका विशेष्य हो जाएगा। अब आगे दूसरी परिभाषा। दोस्तों, ये जो दूसरी परिभाषा है इस पे आप विशेष ध्यान देंगे। इसके द्वारा तमाम प्रकार के विशेषण स्पष्ट हो जाते हैं। जो दूसरी परिभाषा है, जिस विकारी शब्द से, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति, संज्ञा की व्याप्ति, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है, मर्यादित होती है, उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, उसे विशेषण कहते हैं, ठीक है। यह दूसरी परिभाषा है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। अब हम व्याप्ति और मर्यादित का मतलब समझेंगे, तब आगे परिभाषा और स्पष्ट हो जाएगी। व्याप्ति का मतलब होता है, ठीक है, व्यापक या विस्तार, या विस्तार। व्याप्ति का मतलब होगा व्यापक या विस्तार, ठीक है। मर्यादित का मतलब होगा, मर्यादित का मतलब होगा, ठीक है, संकुचित, संकुचित या सीमित, संकुचित या सीमित, मर्यादित का मतलब हो गया। अब इस परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। मतलब संज्ञा का जो विस्तार है, अगर विशेषण लग जाएगा तो वह संकुचित और सीमित हो जाएगा। इस परिभाषा के कहने का यही मतलब है। जैसे यहां देखें, घोड़ा एक संज्ञा है, घोड़ा क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है। यदि मैं घोड़ा कहता हूं तो इसका विस्तार जितने प्राणियों में है, जितने अधिक प्राणियों में है, अगर मैं काला घोड़ा कह दूंगा, काला घोड़ा कह दूंगा, तो उतने प्राणियों में नहीं होगा। मतलब जब ही काला रंग घोड़े के साथ लग गया तब ही इसके विस्तार को सीमित कर दिया। घोड़ा कहने मात्र से इसका विस्तार, इसकी व्यापकता जो है घोड़े नाम के जितने प्राणी हैं सब में व्याप्त हो गई। लेकिन अगर घोड़े के साथ मैंने काला विशेषण लगा दिया तो अब ये उतनी संख्या में नहीं रह जाएंगे, बल्कि सीमित, केवल काले घोड़े की बात होगी अब, ठीक है। तो इसके विस्तार को क्या कर देता है? सीमित कर देता है, मर्यादित कर देता है। इसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति, उसकी जो व्यापकता है, उसका जो विस्तार है वो सीमित हो जाए, संकुचित हो जाए, उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा घोड़ा, अगर संज्ञा से पहले विशेषण नहीं लगा है तो उसका विस्तार बहुत ज़्यादा होगा, उसकी व्यापकता बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन जब ही विशेषण लग जाएगा उसकी व्यापकता सीमित हो जाएगी। जैसे एक बात आप समझें, मैंने कह दिया कि यह फूल है, ठीक है। तो जब ही मैंने कहा कि यह फूल है, अब इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी फूल हैं उनमें यह व्याप्त हो गया। इसकी व्यापकता सारे फूलों में चली गई। क्यों? सही है कि नहीं? मैंने कहा कि यह फूल है, तो फूल नाम से जितने भी पदार्थ हैं इस पृथ्वी पर, इसकी व्यापकता वहां तक चली गई। चाहे वो कमल का फूल हो, चाहे वो गेंदा का फूल हो, चाहे वो अड़हुल का फूल हो, जो भी फूल हो, या छोटे बड़े जितने भी फूल हो, सब में यह व्यापक हो गया। लेकिन यदि मैं कह दूं कि यह गुलाब का फूल है,
तो सीमित हो गया कि नहीं? सीमित हो गया। गुलाब कहने मात्र से यह फूल क्या हो गया? सीमित हो गया। ठीक है, तो जब विशेषण लग जाता है तो उसकी व्यापकता क्या हो जाती है? सीमित हो जाती है। और इसी से, जैसे मैंने कहा कि उसकी संख्या भी सीमित हो जाती है, ये जानने का प्रयास करिएगा। व्यापकता अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसकी जो संख्या है वो कम हो जाएगी, जितना संख्या में होगा उससे वो विशेषण लगने पे कम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि नौकर आया है, अब यहां पे स्पष्ट नहीं है कि कौन है नौकर, लेकिन मैं कह दूं कि वह नौकर आया है, तो वह शब्द जो है नौकर के विस्तार को मर्यादित कर दिया, सीमित कर दिया कि पर्टिकुलर ये चीज, ये व्यक्ति आया हुआ है, सीमित कर दिया। लेकिन केवल नौकर शब्द कहने से उसका सीमित वो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब एक जगह से और समझने का प्रयास करते हैं। जो शब्दों में विशेषण पूछता है वो इसी से पकड़ में आएगा, वाक्यों में भी और शब्दों में। ठीक है, जैसे अब एक दे दिया आसन, एक दे दिया आसीन, एक दे दिया धर्म, ठीक है, एक दे दिया जादू। अब पूछा कि इसमें विशेषण शब्द कौन है। ठीक है, 4 शब्द दे दिया और पूछा कि इसमें विशेषण शब्द कौन है। जो इसकी व्याप्ति को मर्यादित करेगा वही विशेषण होगा शब्द चारों में से। अब समझने का प्रयास करिएगा। मैंने आसन कहा तो यह आसन सभी आसनों में व्याप्त हो गया, जितने भी प्रकार के आसन है या जो भी है उसमें यह व्याप्त हो गया। धर्म सभी में, जादू सभी में व्याप्त हो गया। लेकिन जब ही आसीन यहां पे है शब्द, एक आसीन शब्द है, तो यह सीमित हो गया। आसीन का मतलब कोई बैठा हुआ है, सीमित हो गया। वैसे ही धर्म है, धर्म की व्यापकता बहुत है, लेकिन जब ही आप धार्मिक कहेंगे यह सीमित हो गया। जादू है, जादू की व्यापकता बहुत है, लेकिन जब ही जादूगर कहेंगे यह सीमित हो जाएगा। ठीक है, तो जो संज्ञा की व्याप्ति को सीमित करता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। यह दूसरी परिभाषा हो गई। अब चलिए तीसरी परिभाषा पे चलते हैं दोस्तों। तीसरी परिभाषा केवल मैं आपको समझने के लिए बता दे रहा हूं, उसको केवल समझिएगा, ये आपकी मदद करेगी प्रश्नों को करने में। विशेषण एक प्रकार का निषेधीकरण है, ये निषेध करता है विशेषण। ठीक है, इसीलिए ईश्वर को निर्गुण और निराकार कहा गया है। जब ही ईश्वर के ऊपर किसी गुण का आरोप हम करेंगे, दूसरे गुण वहां से चले जाएंगे, निषेध हो जाएगा उनको। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि यह फूल लाल है, यह फूल लाल है। ठीक है, यह फूल लाल है। अब फूल के ऊपर जब ही लाल रंग का विशेषण लगा, तो वही अन्य रंगों का फूल के भीतर से निषेध हो गया। अब वह पीला, बैगनी, गुलाबी, काला नहीं हो सकता है। वो फूल कैसा है? लाल है। लाल विशेषण जब ही फूल के ऊपर लगा, अन्य रंगों का फूल के भीतर से क्या हो गया? निषेध हो गया। बात समझ में आ रही है? विशेषण एक प्रकार का निषेधीकरण है। जब ही इसके ऊपर एक विशेषण लगा, अन्य का क्या हो गया? निषेध हो गया। जैसे मैं कहूं कि यह बहुत दानी है। अब अगर दानी शब्द का विशेषण उनके ऊपर लग गया कि वह व्यक्ति बहुत दानी है, तो अब कृपण नहीं हो सकता है। कृपण का उसके भीतर से निषेध हो गया। वह कंजूस नहीं होगा, क्योंकि दानी का विशेषण, कृपण का क्या हो गया? निषेध हो गया। तो विशेषण एक प्रकार का निषेधीकरण भी है। ठीक है, जो ही मैंने कहा कि अब फूल लाल है, अन्य रंगों का उसके भीतर से क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है। तो यहां भी वही परिभाषा प्रकट हुई कि मतलब अन्य रंगों को इसने क्या कर दिया? सीमित कर दिया। ये फूल के अन्य रंगों को क्या कर दिया? मर्यादित कर दिया। लाल रंग में ही यह सीमित हो गया। इसका जो विस्तार है फूल का सभी रंगों में हो जाता, लेकिन जब ही मैंने लाल कहा, लाल तक यह सीमित हो गया। ठीक है, ये 3 परिभाषाएं हो गई हमारी विशेषण की। अब दोस्तों, विशेषण 4 प्रकार का होता है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब इन चारों को हम लेकर चलेंगे। एक दो चीज और आपको मैं बता दूं कि किसी भी प्रकार के गुण की चर्चा की जाए तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। किसी प्रकार की संख्या की चर्चा की जाएगी, चाहे वो निश्चित संख्या हो चाहे अनिश्चित संख्या हो, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। किसी प्रकार के माप तौल की बात की जाएगी, चाहे वो निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो अगर कोई वाक्य लिखा गया है और इन तीनों में से कोई प्रकट होता है
तो हमें पकड़ने में समस्या नहीं होगी। ठीक है, संख्या रहेगा तभी संख्यावाचक विशेषण होगा, अगर माप तौल रहेगी तभी परिमाणवाचक विशेषण रहेगा, यदि किसी गुण की चर्चा है तभी वो गुणवाचक विशेषण रहेगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जो पहला है वो गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, यह 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का होता है। यह समीक्षा अधिकारी में पूछा भी गया है कि गुणवाचक विशेषण कितने प्रकार का होता है, तो यहां आप जान लें कि गुणवाचक विशेषण 7 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला काल, पहले को एक ले लेते हैं हम, काल। ठीक है, अब काल का मतलब क्या हो गया? नया, पुराना, प्राचीन, नया, पुराना, प्राचीन, भूत, भविष्य, वर्तमान, नया, पुराना, प्राचीन, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, अगला, पिछला। ठीक है, आगामी, आगामी, मौसमी, ताजा, प्रतिदिन, ये सब क्या हो जाएंगे? ये किसी न किसी समय को दर्शाते हैं, इसलिए ये काल में शामिल हो जाएंगे। नया, पुराना, प्राचीन, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, आगामी, मौसमी, ताजा, प्रतिदिन आदि। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण का एक प्रकार है काल, ये काल में आ जाएंगे। ठीक है, ये जब किसी संज्ञा से पहले या सर्वनाम से पहले लगेंगे तो उसके समय का बोध कराएंगे, उसके काल का बोध कराएंगे, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसमें नया, पुराना, प्राचीन, भूत, भविष्य, वर्तमान, अगला, पिछला, आगामी, मौसमी, ताजा, प्रतिदिन आदि। ठीक है, आप इस पे विशेष ध्यान देंगे, ये तो आप बढ़ाते हुए चले जाइएगा जितना आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इस पे कि मतलब काल अगर समय का बोध हो रहा है तो वो भी वो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। नंबर 1 हो गया। ठीक है, काल। दूसरा है रंग। ठीक है, कोई भी रंग के रूप में आ जाए, जैसे मैं कहूं नीला वस्त्र, तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि वस्त्र से पहले नीला लगा हुआ है, पहले लगे या बाद में लगे, मतलब उसकी विशेषता अगर रंग के रूप में बताता है तो वो रंगवाचक विशेषण हो जाएगा। और कौन सा होगा? गुणवाचक में हो जाएगा। रंग में लाल, पीला, चमकीला, फीका आदि, मतलब ये रंग जो है लाल, पीला, नीला, काला, चमकीला, फीका आदि, ये सभी क्या हो जाएंगे? रंगवाचक में हो जाएंगे। और किस में शामिल होंगे? ये गुणवाचक विशेषण में। ठीक है, तो दूसरा हो गया रंग। पहला क्या था? काल, दूसरा क्या हुआ? रंग। अब तीसरा हम देखते हैं रंग के बाद। ठीक है, दशा। दशा। ठीक है, दशा में क्या होगा? दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा, पिघला, गरीब, पालतू, पालतू, रोगी आदि। ठीक है, अब ये किसी की अगर दशा भी बताई जाए तो गुणवाचक विशेषण में हो जाएगा कि वह दुबला है, पतला है, मोटा है, भारी है, गीला है, सूखा है, पिघला है, गरीब है, पालतू है, रोगी है। तो ये सब किस में आ जाएगी? दशा में आ जाएगी। ठीक है, किस में आ जाएगी? दशा में आ जाएगी। ठीक, अच्छा ऐसे भी है, एक चीज मैं आपसे बताऊं, पकड़ने का बिल्कुल आसान तरीका है इसमें, क्योंकि ये बढ़ते चले जाएंगे, ये मैंने आदि लिखा, इसका मतलब ये बढ़ते हुए चले जाएंगे। जब आप सर्वनाम को जान जाएंगे कि सर्वनाम क्या है, जब आप परिमाण का मतलब जान गए और संख्या का मतलब क्या जान गए। संख्या का मतलब है कि यह तभी विशेषण होगा जब किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले कोई संख्या लगी हो। ठीक है, तब ये विशेषण, जैसे 5 मनुष्य, तो ये विशेषण हो जाएगा। ठीक है, दोनों आदमी, यह विशेषण हो जाएगा क्योंकि आदमी से पहले एक संख्या लगी हुई है। वैसे ही माप तौल हो, ठीक है, 2 किलो आटा,
तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। सर्वनाम यह वह, ये आप सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। इसके सिवा सारे के सारे किसमें शामिल हो जाएंगे? गुण में शामिल हो जाएंगे, और आगे स्पष्ट आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये दशा, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गीला, सूखा, पिघला, गरीब, पालतू, रोगी आदि, ये सब क्या है? गुणवाचक में आएंगे और दशा को बताते हैं। ये तीसरा हो गया। ठीक है, अभी हमने 3 जाना, इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक है, हमने काल को जाना, हमने रंग को जाना, हमने दशा को जाना। ठीक है, ये 3 हमने जाना, काल, रंग और दशा। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो है, ठीक, वो है आकार। आकार, आकार गोल, सुडौल, चौकोर, सुंदर, समान, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा आदि। यदि आप किसी का आकार बताते हैं कि वह लड़का लंबा है, तो लंबा विशेषण हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन विशेषण कैसा हुआ? गुणवाचक। गुणवाचक में भी कौन सा हो गया? आकार हो गया। अच्छा, पीछे मैं पिछली साल पढ़ा रहा था, तो एक बच्चे ने क्लास में पूछा कि सर सुंदर कैसे आकार में आएगा? सुंदर कैसे आकार में आएगा? मैंने कहा कि किसी आकृति को देखकर आप कहते हैं कि नहीं कि सुंदर आकृति है, तो आकृति क्या है? आकार ही तो है। आकृति क्या होती है? आकार ही तो है। तो आप क्या कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है, तो इसलिए ये इसमें शामिल हो जाता है। तो गोल, सुडौल, चौकोर, सुंदर, समान, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा, ये सभी आकार में आ जाएंगे। गोल भी आकार में आएगा, सुडौल, चौकोर, सुंदर, समान, नुकीला, लंबा, चौड़ा, सीधा, तिरछा आदि। ठीक है, ये चौथा हो गया आपका आकार। आकार, ठीक है, 7 प्रकार के हैं ये विशेषण। आकार के बाद स्थान। स्थान, आकार के बाद स्थान है, स्थान के बाद गुणवाचक है। ठीक है, ऐसे क्रम से चलेगा। स्थान में आइए। स्थान में क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, स्थानीय, स्थानीय, देसी, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, अमेरिकी, ठीक है, चौरस, उजाड़, उजाड़, चौरस, उजाड़, दायां, बायां, ऊपरी, दायां, बायां, ऊपरी, पूर्वी, पश्चियां आदि। पूर्वी, पश्चियां आदि। ठीक है, अब ये स्थानवाचक भी विशेषण किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक है, क्षेत्रीय, स्थानीय, देशीय, देशीय, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस, उजाड़, दायां, बायां, ऊपरी, पूर्वी। अब ये सभी स्थान को ही बताएंगे, ये सब स्थान को बताएंगे। अब दोनों में बात समझने का प्रयास करिएगा कि ये और इससे पहले आप लिखें आकार, ये दोनों में फर्क है। वो किसी चीज के केवल आकार को बताएगा। गोल क्या है? आकार बताएगा। सुडौल क्या है? आकार बताएगा। लेकिन ये स्थान को बताता है। अब इसी पे जैसे एक बार आपके विशेषण विशेष में पूछा गया है कि बनारसी साड़ी। अब बनारसी साड़ी किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। क्यों? क्योंकि साड़ी से पहले बनारसी लगा हुआ है, इसलिए वो स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक, और वह उसको सीमित भी करेगा। अगर किसी को आप कह देंगे पंजाबी तो वो सीमित कर दिया, किसी को आप कह देंगे भारतीय तो इसका मतलब कि वो पाकिस्तानी, अमेरिकी, रूसी, दूसरे देश का नहीं है। क्या है वो? भारतीय है। तो ये स्थानवाचक विशेषण हो जाएगा। क्षेत्रीय, स्थानीय, देशीय, पंजाबी, भारतीय, अमेरिकी, चौरस, उजाड़, दायां, बायां, ऊपरी, पूर्वी, पश्चियां आदि। ठीक है, जैसे गांव में आप देखते होंगे
कि लोग अक्सर कहते हैं कि पूर्वी काली माई का स्थान, ठीक है, तो ये स्थान के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। ठीक, ये एक बार आप समझ लें, ये आसान है। जो भी स्थान को आप मूल ध्यान दें तो इसमें ये चीज़ें शामिल होती हुई चली जाएंगी। चलिए, स्थान के बाद आते हैं गुण। छठा जो है वो है गुण। किसी का किसी भी प्रकार का गुण बताया जाए तो वो गुण में शामिल हो जाएगा। जैसे अच्छा, बुरा, दुष्ट, पापी, विद्वान, न्यायी, ठीक है, उचित, अनुचित, ठीक है, आदि। मतलब ये तमाम आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, बुरा, दुष्ट, पापी, न्यायी, विद्वान, उचित, अनुचित आदि, ये सभी गुण में शामिल हो जाएंगे। मान लीजिए मैंने इतना ही लिखा और एक प्रश्न आ गया कि मोहन बहुत चतुर विद्यार्थी है। मोहन बहुत चतुर विद्यार्थी है, ठीक है, मोहन बहुत चतुर विद्यार्थी है। अब पूछा कि इसमें किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है, तो आप देखें कि पहले इसमें विशेषण क्या है। चतुर है, चतुर विशेषण है, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चतुर में संख्या नहीं है, माप तौल नहीं है, सर्वनाम नहीं है, तो किस में आ गया, गुणवाचक विशेषण में आ गया। तो इसीलिए हमने आदि का प्रयोग किया है कि आगे तमाम जो भी गुण है इसमें शामिल होते हुए चले जाएंगे। तो ये चतुर भी क्या है, एक गुण ही है, ठीक। तो गुणवाचक विशेषण में अच्छा, बुरा, दुष्ट, पापी, विद्वान, न्यायी, उचित, अनुचित या अन्य जो भी शब्द जुड़ते चले जाएंगे वो सब में क्या जाएंगे, गुण। जो किसी के गुण को बताएगा वो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अब जो सातवां है वो विशेष है। सातवां जो है वो विशेष है, उसको द्रष्टव्य करके, ठीक है, कहा गया है। द्रष्टव्य का मतलब विशेष होता है, ठीक है। जो सातवां है वो विशेष है। कहा गया है कि गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण में सा, सी पद जोड़कर उनके गुणों को कम किया जाता है, ठीक है। गुणवाचक विशेषण में सा, सी पद जोड़कर उनके गुणों को कम किया जाता है, ठीक है। जैसे बड़ा सा पेड़, यह चांदी खोटी सी दिखती है। यह चांदी खोटी सी दिखती है। ऊंची सी दीवार, ऊंची सी दीवार, ठीक है। बड़ा सा पेड़, यह चांदी खोटी सी दिखती है, ऊंची सी दीवार, ये सभी गुणवाचक विशेषण में आएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज आप यहां जानने का प्रयास करिएगा। आपके समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, ये जो लाइन है ये कामता प्रसाद गुरु की किताब में है, ठीक है। यह चांदी खोटी सी दिखती है, वहीं से प्रश्न बना हुआ था। मान लीजिए पूछा था कि खोटी सी किस प्रकार के विशेषण को बता रहा है। यह समीक्षा अधिकारी में पूछा गया प्रश्न है, खोटी सी किस प्रकार के विशेषण को बता रहा है, ठीक है। तो खोटी सी आपने देखा कि सा, सी जोड़ करके विशेषण, गुणवाचक विशेषणों में उनके गुणों को कम किया जाता है। तो यहां खोटी सी शब्द लगा हुआ है तो वैसे ही गुणवाचक विशेषण हो गया। अगर इससे भी न समझ आए तो खोटा भी एक दोष को ही बता रहा है तो यह गुण में शामिल हो जाएगा। जो हमने कहा कि किसी प्रकार का गुण है तो उसमें शामिल हो जाएगा। लेकिन इसी प्रश्न को अगर पूछ देता कि इस वाक्य में कौन कौन से विशेषण हैं, तब एक पल के लिए आपको सोचना पड़ता। खोटी सी में आप सीधे लगा दिए गुणवाचक विशेषण, क्योंकि सा, सी पद जोड़ करके गुणवाचक विशेषणों में गुण को कम किया जाता है। तो खोटी सी आपको मिला, आपने लगा दिया गुणवाचक विशेषण। लेकिन पूछ दिया कि इस वाक्य में कितने विशेषण हैं, तो चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा है कि नहीं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे आगे चल करके। जब सर्वनाम को बताएंगे उसी समय आपको समझा देंगे तो आपको समझ में आएगा। यह द्रव्यवाचक चांदी संज्ञा है और इस संज्ञा से पहले यह सर्वनाम लगा हुआ है। यह चांदी संकेत कर रहा है,
सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण एक ही बात हो रही है। यह चांदी, तो यहां यह भी विशेषण हो गया और यह भी, लेकिन पूछा गया केवल इसी को है कि खोटी सी किस प्रकार का विशेषण है। तो यहां पे आप सीधे कह सकते हैं गुणवाचक, लेकिन पूछता कि पूरे वाक्य में कौन कौन सा विशेषण है, तो यह भी हो जाता और यह भी हो जाता। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक बात आपसे हम शेयर करना चाहेंगे कि व्याकरण की जितनी भी किताबें हैं उसमें विशेषण यहीं तक दिया गया है, ठीक है। लेकिन श्री कामता प्रसाद गुरु, जिन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है, आप जानते होंगे, उन्हीं को व्याकरण का आधार मानकर किताब लिखी जाती है। जैसे डॉक्टर वासुदेवानंदन, डॉक्टर हृदय बाहरी, जो भी चाहे रमापति शुक्ल हो गए, जो भी पुस्तक लिखते हैं व्याकरण पे, उसमें जरूर वो कहते हैं कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। तो उन्होंने गुणवाचक विशेषण में कुछ चीजें और भी दे रखी हैं, जिसमें से आपके परीक्षा में पूछा गया है। 3 चीजें और दे रखी हैं, वो क्या क्या है वो तीनों जान लें। 3 में से एक पूछा जा चुका है, 2 हो सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है। तीनों चीज जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि नाम, ठीक है, संबंधी रूपी, नाम संबंधी रूपी संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण बन जाते हैं। संज्ञा के साथ जुड़कर, संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण बन जाते हैं। संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण बन जाते हैं। संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण बन जाते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण से आप समझेंगे, पहले इसको जान लें कि नाम, संबंधी और रूपी संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण बन जाते हैं, ठीक है। परंतक नामक राजा, परंतक नामक राजा, परंतक नामक राजा, ठीक है। घर संबंधी काम, घर संबंधी काम, घर संबंधी काम, 2 हो गया। तीसरा देख लें, तृष्णा रूपी नदी, तृष्णा रूपी नदी, तृष्णा रूपी नदी। परंतक नामक राजा, घर संबंधी काम। अब यहां देखें नामक, यहां देखें संबंधी, यहां तृष्णा रूपी नदी, तृष्णा रूपी नदी, ठीक है। इस नदी के बताया गया है तो तृष्णा रूपी बताया गया है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि नाम, संबंधी और रूपी किसी संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण बन जाते हैं, ठीक। एक बात हो गई। इसके बाद उन्होंने अगला जो शब्द दिया है, उन्होंने कहा है सरीखा, सरीखा, सरीखा संज्ञा और सर्वनाम के साथ, सरीखा संज्ञा और सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ संबंध सूचक बनाते हैं। संबंध सूचक बनाते हैं, संबंध सूचक बनाते हैं, ठीक है। संबंध सूचक बनाते हैं। सरीखा संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध सूचक बनाते हैं। ये आपकी परीक्षा में आ चुका है कि नहीं? ये पूछा गया है कि सरीखा किस प्रकार का विशेषण है। तो सरीखा गुणवाचक विशेषण, आपने उत्तर भी लगाया होगा। यह समीक्षा अधिकारी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि सरीखा किस प्रकार का विशेषण है। सरीखा गुणवाचक विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम के साथ संबंध सूचक ये बनाते हैं। कैसे? देखें, हरिश्चंद्र सरीखा दानी, हरिश्चंद्र सरीखा दानी, हरिश्चंद्र सरीखा दानी, यही वाक्य आपसे पूछा जा सकता है, ये जान लीजिएगा। हरिश्चंद्र सरीखा दानी, ठीक है। मुझ सरीखे लोग, मुझ सरीखे लोग, मुझ सरीखे लोग, ठीक है। तो ये दूसरा उन्होंने, इसके बाद गुणवाचक विशेषण में उन्होंने 3 चर्चाएं की हैं, जिसमें से सरीखा पूछा जा चुका है, नाम नामक संबंधी अभी बचा हुआ है, और तीसरी बात उन्होंने जो कहा है वो हम आपको लेकर चलते हैं। तो ये बात समझ में आ गई। अगर पूछे सरीखा किस प्रकार का विशेषण है तो गुणवाचक विशेषण है, ठीक। चलिए, अंतिम जो है गुणवाचक विशेषण का सबसे जो लास्ट है वो है समान, मतलब सदृश, ठीक है। तुल्य, तुल्य, बराबर, बराबर, ठीक है।
उन्होंने कहा है कि समान तुल्य भी कभी कभी संबंध सूचक के रूप में आते हैं। समान और तुल्य भी कभी कभी संबंध सूचक के रूप में आते हैं। जैसे लड़का आदमी के बराबर दौड़ा। लड़का आदमी के बराबर दौड़ा। लड़का आदमी के बराबर दौड़ा। ठीक है, तो ये तीन चीजें मैंने आपको अलग से बताई है। एक नाम, संबंधी और रूपी, दूसरा सरीखा और तीसरा ये। तो ये तीन चर्चाएं और हैं। ये पूरा का पूरा आपका गुणवाचक विशेषण है। लेकिन दोस्तों एक बात आपसे हम कहना चाहते हैं, जैसे मैं 3-4 साल से जो पढ़ाता हूं क्लास में हिंदी, उसमें मैंने देखा है कि अधिक से अधिक अगर इसका अभ्यास करवा दिया जाए तो विशेषण पकड़ में आ जाता है, परिभाषाओं से पकड़ में नहीं आता है। मैं 150 प्रश्नों को बनाया हूं विशेष विशेषण का, जो समीक्षा अधिकारी से लगाए। जितनी भी अब तक परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो बीएड हुआ है, चाहे वो लेखपाल हुआ है, चाहे कानगो का पेपर हुआ है, सबको मैंने कलेक्ट कर लिया है। मेरा 3 क्लास विशेष विशेषण पे चलेगा। पहला आज ये हुआ, दूसरा क्लास पे आपको इसको मैं बताऊंगा, और तीसरे क्लास में मैं आपको अभ्यास करवाऊंगा। 3 क्लास करने के बाद आपका विशेषण विशेष से गलती नहीं होगा। तो यदि आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।